हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वाइटल ब्लीचिंग के बारे में। वाइटल ब्लीचिंग क्या होती है? वाइटल ब्लीचिंग में हम जो लाइट टूथ होता है, यानी कि जिसका पल्प अभी वाइटल है, उसकी जो ब्लीचिंग करते हैं तो उसको वाइटल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस या तो डेंटिस्ट की मतलब क्लिनिक में भी हो सकता है और या फिर एट होम भी हो सकता है। यानी कि वाइटल ब्लीचिंग एक तरह से हो गया इन ऑफिस, यानी कि इन क्लिनिक और एट होम। इस सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इन ऑफिस। तो इन ऑफिस में क्या होता है, हम इसमें 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड जेल यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जेल जो है, इसको डायरेक्टली हम टीथ पर लगाते हैं और उससे हमारा ब्लीचिंग मेनली होता है। ठीक है, इससे कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म अगर बेसिकली हम देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। आपकी नेसेंट ऑक्सीजन जो होगा, वो एक तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसकी वजह से मान लो डिस्कलरेशन आ रही है देखने, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडाइज कर देगा कि वहाँ पे मतलब एक तरह से टेनिंग हट जाएगी। ये मेनली इसका मैकेनिज्म होता है। अब मान लो 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने टूथ का लगा दिया, उसके बाद नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए हम कैटेलाइज, मतलब एक तरह से रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करने के लिए हम हीट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से थर्मो कैटालिटिक प्रोसीजर होता है। थर्मो कैटालिटिक प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि थर्मो कैटालिटिक ब्लीचिंग है, और इसमें पेशेंट को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं, कंप्लायंस पेशेंट से हमें ज़्यादा चाहिए नहीं होती, और लगभग 2 से 3 विजिट्स में इसका रिजल्ट दिखने लग जाता है। तो इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? इंडिकेशन का पहला तो है माइल्ड क्लोरोसिस है, मान ले इसकी वजह से हो रही है स्टेनिंग, या फिर कैट्रासाइकिन के स्टेन्स है। उसके अलावा मान लो बहुत ज़्यादा डिस्कलर्ड हो, तो ब्लीचिंग के बाद विनियर से क्राउन लगाए जा सकते हैं। डिस्कलरेड ब्लीचिंग फॉलोड बाय रिलीयस। ये था। और अगर मान लो एग्जिस्टिंग क्राउन अगर मान लो प्रेजेंट है, पेशेंट में कोई क्राउन प्रेजेंट है, पर उसकी शेड लाइट हो और नेचुरल कुछ इससे कंपैरेटिवली डार्क लग रहा हो, तो उस केस में भी हम शेड मैचिंग के लिए ब्लीचिंग कर सकते हैं। Who sold at lost tech it down? It is that movie. वैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लिखा किस किस वजह से हमें नहीं करना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मान लो अगर सरफेस पे लाइट स्टेन्स ही है जो कि इजीली पॉलिशिंग वगैरह से हट जाएंगे, तो फिर हमें नहीं करनी है ब्लीचिंग। अगर मान लो लाइट स्टेन है दैट कैन बी रिमूव बाय पॉलिशिंग या फिर ग्रीनिंग मॉडल, उससे अगर हट जाएंगे तो से, तो फिर उस केस में हमें नहीं करनी। फिर उसके बाद केरीज अगर हो तो भी हमें नहीं करनी। अगर टीथ हाइपर सेंसिटिव हो, या फिर ऐसे मतलब मान लो कई बच्चों के जिनके पल्प चैम्बर पड़े होते हैं, लार्ज पल्प चैम्बर, तो उसमें पल्पल इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं, तो इस वजह से हमें उनमें भी नहीं करनी है। फिर या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन्स में, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन्स, इनमें भी हमें ब्लीचिंग नहीं करनी है। और इसके अलावा एक्सपोज रूट सरफेस अगर प्रेजेंट है तो भी हमें नहीं करनी। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं क्या प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डायग्नोस करना है अच्छे से। एक्सरे लेंगे हम, एक्सरे में चेक करेंगे कोई केरीज वगैरह तो नहीं है ब्रदर, कोई ओल्ड फीलिंग या पल्प के आसपास का, मतलब पल्प एक तरह से नियर टू द सरफेस तो नहीं है एक तरह से, वो हमें देखना है। सिर्फ उसके बाद सेकंड हम शेड गाइड करेंगे। शेड गाइड हमें क्यों करना है? शेड गाइड हम मतलब शेड हम मैच करेंगे, और उसके बाद हम एक तरह से फोटोग्राफ अच्छे से लेंगे, ताकि प्री क्लिनिकल और पोस्ट मतलब क्लिनिकल मतलब प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट हम कंपेरिजन कर पाएँ कि सही हुआ है ट्रीटमेंट की नहीं हुआ है। फिर उसके बाद गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन पे वैसलीन या पोड़ा बेस लगाएंगे। उसके बाद हम टीथ को रबर डैम आइसोलेट करेंगे। रबर डैम आइसोलेट है। उसके बाद एनेस्थीसिया नहीं देना है, इसमें याद रखना है ये बात। अब एनेस्थीसिया क्यों नहीं देना?
क्योंकि मान लो जब जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से मान लो एक तो थर्मोकैटालिटिक प्रोसीजर है जिसमें मैंने आपको बताया, तो हम हीट अप्लाई करें। अब मान लो हीट से क्या होगा, हीट से पल्प में इन्फ्लेमेशन होगा, पल्प में इन्फ्लेमेशन होगा तो क्रिटिन को पेन होगा। तो पेन एक तरह से साइन है, अगर मान लो पेन हो रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें टेम्परेचर वो कम कर रहा है। अब मान लो हमने एनेस्थीसिया दे रखा है तो क्रिटिन को पेन ही नहीं होगा, तो कोई साइन हो नहीं रहा, लेकिन अंदर पल्प डैमेज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, लेकिन पेपर वो पेन नहीं हो रहा, तो एक तरह से हमें ये लगेगा कि अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो हम और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के हमें एनेस्थीसिया को नहीं देना, ताकि हमें एक तरह से साइन मिलता रहे कि हाँ अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अब हमें रुकना। फिर उसके बाद पेशेंट और ऑपरेटर दोनों प्रोटेक्टिव सनग्लास ढूंढ रहेंगे, प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस। उसके बाद क्या करना है, ईद को प्यूमिस प्लस वाटर से क्लीन करना है, वाटर की है। फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे 32 to 35 का, और जिसको टीथ के फ्रंट सरफेस पे अप्लाई करेंगे विद कॉटन या गोल्ड प्रेस सरफेस ऑफ के विद कॉटन गेट पॉच। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब जेल फॉर्म भी हम इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, हीट या लाइट सोर्स यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा जो ये रिएक्शन है वो एक तरह से कैटालाइज हो जाए। और हीट का हमें टेम्परेचर याद रखना है, 52 से 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम ट्रीटमेंट टाइम कितना होता, 30 मिनट। 30 मिनट से ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट करनी ही है, चाहे अगर हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं जा रहा हो, ये कि एक तरह स्टेनिंग नहीं भी हट रही तो भी हमें 30 मिनट से ऊपर नहीं करना है। ठीक है, ये 30 मिनट तक हमें करना है। नीचे उसके बाद हमें 5 मिनट का कूल ऑफ पीरियड देना है, किसमें नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा ठीक का, पीछे के ठंडा होएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें क्यूबिस से जो हमने जेल लगाया है H2O2 पर वो हमें हटाना है, फिर जेल, और उसके बाद थोड़ी रिंस करना है इसको। फिर उसके बाद पेशेंट को 2 वीक का डेली फ्लोराइड रिंस करने को बोलना है। इससे पहले हमें एक में सोडियम फ्लोराइड जेल भी यूज़ करना है, वो सोडियम फ्लोराइड जेल, ये हमें अप्लाई करना है फॉर 3 to 5 मिनट्स। और उसके बाद हमें पेशेंट को बोलना हो कि आप फ्लोराइड रिंसेस करो फॉर 2 वीक्स डेली, यानी कि 2 हफ्ते तक सेली फ्लोराइड रिंसेस करना है। और उसके बाद क्या करना है, अगर किसी सरफेस पे रेस्टोरेशन लगानी है तो हमें एक तो कंपोजिट रेस्टोरेशन वगैरह लगानी होती है ना, तो हमें वेट करना है 7 से 10 दिन तक, हमें कोई रेस्टोरेशन नहीं करनी, क्योंकि जो नेसेट ऑक्सीजन मान लो प्रेजेंट है, जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीबे मतलब जो ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, जिसकी वजह से चेनिंग हट गई, वो तो ठीक है, वो ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन कुछ कुछ ऑक्सीजन बच जाती है। तो वो क्या होती है, अगर मान लो हम कंपोजिट वगैरह की रेस्टोरेशन करेंगे तो उसकी एक तरह से बॉन्डिंग को डिक्रीज करती है। ठीक है, वो अच्छे से बॉन्ड नहीं हो पाएगा तब तक। क्यों बॉन्ड रिस्टोर टी पोर्ट सेरों की पेंटिंग, यानी कि हमें 7 से 10 दिन कोई भी रेस्टोरेशन नहीं करनी थी। तो मेनली क्या प्रोसीजर था, सबसे पहले हमने एक्सरे लिया, इसमें हमने कहा लगे केरीज वगैरह तो नहीं है कोई, सब कुछ डायग्नोसिस एक तरह से होगा। उसके बाद हम शेड गाइड लेंगे ताकि क्रिएटिव और पोस्ट ट्रीटमेंट कंपेयर कर सकें। फिर उसके बाद गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वैसलीन या ओरा बेस वगैरह लगाया ताकि गम्स को प्रोटेक्ट करे। फिर उसके बाद रबर डैम आइसोलेशन किया टिप का। फिर एनेस्थीसिया नहीं देना है, ये याद रखा है, और मैंने रीज़न बता दिया क्यों नहीं देना है। उसके बाद प्रोटेक्टिव सनग्लासेस वगैरह, दही प्रोटेक्टिव फिर से इक्विपमेंट यूज़ करना ही है। फिर उसके ट्यूमिस और वाटर से हम पहले टीथ को क्लीन करेंगे अच्छे से, फिर H2O2 का जेल लेंगे या फिर उसको कॉटन पे लगा करके उसका फ्रंट सरफेस, यानी कि जो विजिबल सरफेस होगा ट्रूथ का, तो बाहर दिखता है, जिसकी मेनली हमें क्लीनिंग करनी है, ब्लीचिंग करनी है, वो उस पर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने हीट या लाइट सोर्स यूज़ करना है, उसको कैटलाइज करने के लिए एट 52 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर को, उसको 30 मिनट तक हमने रखा है मैक्सिमम। फिर 5 मिनट हमने उसको पुल ऑफ फैन दे रहा है। फिर उसके बाद प्यूमिस से हमें जल को रिमूव करना है और अच्छे से इसको पानी से धो लेना है, रिंस करना है, ठीक। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड हम जेल यूज़ करेंगे, 3 to 5 मिनट के लिए उसको अप्लाई करेंगे, और पेशेंट को बोलने कि वो 2 हफ्ते का डेली सोराइड रेंसिस आपको करना है। ठीक है, और कोई भी रेजोल्यूशन नहीं करेंगे हम फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज। तो ये था मेनली प्रोसीजर इन ऑफिस जो बीच इंडिया उसका लूप। फिर एक इसमें टॉपिक है लेज़र या लाइट असिस्टेड फ्लावर। इसमें क्या है कि आजकल जैसे डेंटल लेजर्स और हाई इंटेंसिटी लाइट का भी यूज़ होता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग एजेंट को हीट से एक्टिवेट करते हैं, और ब्लीचिंग एजेंट को मतलब एक तरह से कैटलाइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, अब कैटलाइज होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जिससे ब्लीचिंग जो है और फास्ट होती है। और इनका मेनली टू सेंसिटिविटी वगैरह भी, मतलब इनका यूज़ केयरफुली करो ताकि
पुश सेंसिटिविटी ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ होगी तो उसकी वजह से वो मतलब मैकेनिज़्म कुछ ऐसा होता है कि H2O2 डेंटिनर ट्यूब्यूल्स के अंदर घुस सकता है, क्योंकि उसका मोलेक्युलर वेट कम होता है। तो इसकी वजह से पल्पल डैमेज होगी, तो इसकी वजह से सेंसिटिविटी होगी। तो हम एक तरह से जो थर्मोकैटालिटिक प्रोसीजर वगैरह है, ये सब उसको ध्यान से यूज़ करना होता है, ताकि हीट की वजह से पल्प डैमेज ना हो और सेंसिटिविटी वगैरह ज़्यादा बढ़ ना दे।